स्टूडेंट, नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में नया टॉपिक ला रहा हूँ। एनीमिया। एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर बीमारी है। यह मुख्यतः ब्लड की कमी से होता है। एनीमिया ज़्यादातर महिलाओं में ये बीमारी पाई जाती है। कुछ पुरुषों में भी ये बीमारियाँ होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम 3 टाइप्स में पढ़ेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा साइन एंड सिम्टम्स, यानी हम उसको पहचानेंगे कैसे और उसके लक्षण क्या हैं। एनीमिया को हम इंट्रोडक्शन में आते हैं। एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर डिसीज है जो कि ब्लड हाईली मात्रा में जब ब्लड की लॉसेस होता है तो उस कंडीशन एनीमिया डिसीज होता है। ये एक मुख्यतः ज़्यादातर 3 चीज़ें से हमें एनीमिया कंडीशन देखा जाता है। एक तो पहला चीज़ होता है आरबीसी की कमी, दूसरा हीमोग्लोबिन की कमी और तीसरा होता है पीसीबी की कमी कारण। क्या होता है आरबीसी की कमी कारण? इसमें क्या होता है कि आरबीसी का बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है। उस कंडीशन में हमें आरबीसी की कमी होती है। तो इस कंडीशन में आरबीसी कम हो जाता है। और दूसरा चीज़ होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होता है। और तीसरी कारण होता है कि हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो पीसीबी वैल्यू कम होगा, तो उसकी वजह से एनीमिया। एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से या फिर सही न्यूट्रिशन संतुलित भोजन करने से एनीमिया कंडीशन सबसे मुख्य कारण होता है, जो कि आगे चल के यही बड़ी बीमारी या क्रोनिक बीमारी के रूप ले लेता है। मैं आपको बता दूं, मैंने 2 चीज़ें भी वर्ड यूज करने वाला हूँ। एक एक्यूट बीमारी, दूसरा होता है क्रोनिक बीमारी। क्रोनिक बीमारी का मतलब होता है कोई बीमारी लंबे समय से चल रहा हो, जैसे कि 6 महीने, कम से कम 6 महीने से ऊपर हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 8 साल, 10 साल, 12 साल, कुछ भी साल हो सकता है। और दूसरी शब्द होता है एक्यूट बीमारी। एक्यूट बीमारी का मतलब ये होता है कोई बीमारी अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ हो या फिर 6 महीने के अंदर वो बीमारी हुआ हो, जो कि हम उसको जल्दी से रिकवर कर लेते हैं। सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमारे एनीमिया को 2 टाइप्स में बांट देते हैं। पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा होता है इटियोलॉजिकल। एनीमिया के अंतर्गत हमें पढ़ते हैं कि आ, एक उसके साइज, सेल के साइज शेप के आधार पर एनीमिया को हम डिफाइन करते हैं। पहला चीज़ है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सबको अलग अलग विभाग में बात करके समझाना चाह रहे हैं कि ये नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता क्या। नॉर्मो मतलब होता है नॉर्मल, सेटिक मतलब होता है सेल, यानी किसकी सेल, आरबीसी सेल। फिर दूसरा होता है नॉर्मो, फिर वही नॉर्मल, और क्रोमिक मतलब कलर, यानी किसकी कलर, आरबीसी कलर। यानी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि नॉर्मल भी आरबीसी की शेप जो ओरिजिनल शेप से नॉर्मल शेप है वही शेप में है, कोई चेंजेस नहीं आया है। लेकिन और नॉर्मल कलर भी वही है, आरबीसी की जो कलर होता है उसके उसके अकॉर्डिंग ही वो कलर में है। लेकिन फिर भी हमें एनीमिया हुआ तो उस कंडीशन में बोलेंगे नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब सेकंड पढ़ते हैं उसमें कि माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि माइक्रो मतलब होता है बड़ा, माइक्रो, माइक्रो नहीं बोल रहा हूँ, माइक्रो, MACRO, माइक्रो मतलब कि आरबीसी के सेल के साइज से बड़ा, माइक्रोसिटिक। और नॉर्मोक्रोमिक यानी कि उसकी जो आरबीसी कलर है वो नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में भी एनीमिया होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। स्टार्ट करते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रो, अब ये छोटा वर्ड है, MICRO, माइक्रो, यानी कि आरबीसी सेल अपनी नॉर्मल सेल से छोटा, माइक्रोसिटिक। हाइपोक्रोमिक, हाइपो और एक हाइपर होता है। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, कलर की बात की जाए तो आरबीसी के से कलर जो है उससे कम, यानी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यानी कि किसी भी आरबीसी के, जब किसी व्यक्ति के शरीर में उसकी जो सेल की साइज है वो छोटा हो और कलर भी कम हो, उस कंडीशन में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहा जाता है। इसके बाद चौथा स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसिटिक, सॉरी, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब बात आप पिछले बार भी अब पढ़ा था कि माइक्रो मतलब बड़ा, MACRO, माइक्रो,
ये आरबीसी सेल के नॉर्मल शेप से बड़ा। हाइपो मतलब कम, किसके कलर, जो नॉर्मल कलर दिए गए उससे कम कलर में, यानी लाइकली है कलर। तो इस कंडीशन को तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये हमारे 4 प्रकार के एनीमिया हो गए मॉर्फोलॉजिकल के अंतर्गत में। अब पढ़ रहे हैं ईटियोलॉजी के बारे में। एक बार और बता देना चाहता हूँ, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि हम किसी भी आरबीसी के साइज, शेप एवं कलर के आधार पर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। और ईटियोलॉजिकल के अंतर्गत होता है कि जो कोई डिसीज ऑफ ऑरिजिन के अंतर्गत हम उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अपने 4 टॉपिक होते हैं। एक हेमोरेज एनीमिया होता है, दूसरा होता है हेमोलाइटिक एनीमिया होता है, तीसरा होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, इसको दूसरा नाम मॉल न्यूट्रिशन एनीमिया भी बोलते हैं, और चौथा एप्लास्टिक एनीमिया होता है, और पांचवा और लास्ट होता है एनी डिसीज रिलेटेड टू एनीमिया क्रोनिक डिसीज के अंतर्गत होते हैं। यानी कोई बीमारी लंबे समय चल रही है एनीमिया की कंडीशन वो ले सकता है। डियर स्टूडेंट, हम फिर से आपके क्लास में वापस आ रहे हैं। हम फिर से ही बताना चाह रहे हैं, फिर से ईटियोलॉजी के अंतर्गत हम एनीमिया पढ़ा रहे हैं। ईटियोलॉजिकल के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है हेमोरेज एनीमिया। ये हेमोरेज एनीमिया का मतलब ये एक एक्सीडेंटल केस होता है, जो कि ब्लड आरबीसी की एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से ये हेमोरेज पेशेंट ज़्यादा कंडीशन होता है, या एक्सीडेंटल केस होता है, या फिर लड़ाई झगड़े के चक्कर में, लाठीचार्ज चक्कर में ब्लड लॉसेस होता है, उस कंडीशन में हेमोरेज एनीमिया कहलाता है। ये भी इसके 2 प्रकार का होता है, एक्यूट बीमारी होता है, एक दूसरा क्रोनिक। मैं आपको पिछले अभी 2 मिनट पहले वो वीडियो में बताया था, एक्यूट और क्रोनिक के बारे में बताया हूँ, तो आप स्किप बैक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो एक्यूट बीमारी के अंतर्गत हेमोरेज के ये सडनली ये एक्सीडेंटल केस होता है, जो कि ये इसको रिकवर किया जा सकता है 4 से 6 सप्ताह में हॉस्पिटल। अगर ज़्यादा क्रिटिकल केस है तो 2 से 2 महीने में पेशेंट रिकवर हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा पेशेंट को रिकवर किया जाता है। हेमोरेज के कंडीशन में पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाए, इसमें सांस लेने में तकलीफें होती है, और साथ में ये बीमारियां कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये हॉस्पिटलाइज में डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये पेशेंट ठीक जल्दी हो जाए। ठीक है, क्रोनिक हेमोरेज एनीमिया, ये लंबे समय से कोई बीमारी चलती है, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ये बीमारी होता है। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया सीधा सा मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन का टूटना हीमोलाइटिक एनीमिया के अंतर्गत कहलाता है, जिसमें आरबीसी का मेनली स्पेशली रूप से आरबीसी का टूटना होता है, जो कि एक डिफिशियंसी होता है। ये 2 टाइप होता है, एक एक्सट्रिंसिक हीमोग्लोबिन, इंट्रिंसिक मतलब एक बाहरी रूप से, एक आंतरिक रूप से। एक एनीमिया जो होता है ये एक बाहरी रूप से, बाहरी कारक फैक्टर्स के द्वारा ये डिस्ट्रक्शन आरबीसी वजह से, अपन कोई अनयूजली मेडिसिन, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स लेने से हमारी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। उस कंडीशन में एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया का चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसके कुछ फैक्टर्स में हम बताना चाह रहे, कॉमन जो होता है कि ज़्यादातर एनीमिया क्यों कंडीशन होता है। एक लीवर फेलियर कंडीशन में, रीनल फेलियर को किडनी डिसऑर्डर भी बोलेंगे, हाइपर बर्न्स कंडीशन, इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया एंड septicemia condition, drugs such as penicillin, anti-malarial and drugs as पॉइजनिंग केमिकल सब्सटेंस की वजह से इंट्रेंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन बढ़ जाता है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट है इंट्रेंसिक, यानी आंतरिक आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से बीमारियां जो होती है उसको हम इंट्रेंसिक हेमोरेजिक एनीमिया कहलाता है। ये आरबीसी के डिस्ट्रक्शन अनयूजुअली डिस्ट्रक्शन होता है, जो कि इसका साइज एंड शेप में सब में चेंज हो जाता है। ये खासकर ये थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के लिए कॉमन कॉजेस है। जब सिकल सेल एनीमिया का कुल मिला के ये कहा जाए कि सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिकल बीमारी है, या एक आरबीसी
में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से आरबीसी सेल्स जो होती है हंसिया सेप हो जाता है। इसका नाम हीमोग्लोबिन एस टाइप का जो होता है वो इसमें बीटा चैन के द्वारा इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया कॉजेस होता है। ये इस कंडीशन में पेशेंट को हाइपोक्सिया की कंडीशन ज़्यादा होता है और ये लगभग लगभग हमेशा जीवन भर ये बीमारी बना रहता है। थैलेसीमिया एक एबनॉर्मल आरबीसी के अंतर्गत हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, जो कि पेशेंट को कुल मिला के सिकल सेल एनीमिया की जैसी ये भी बीमारी है। ये कुछ सेम लगभग लगभग कंडीशन एक ही होती है, इसका सिम्टम एक ही चीज़ होता है, जो कि ये इसको एक पुलिस बीमारी डिसीज भी बोला जाता है, इसका सेकंड नाम है। ये दो टाइप्स को होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया जो कि लाइफ इन फीटल लाइफ से इन्फेंसी के द्वारा होता है, जो कि एक अल्फा चैन और लेस होता है, एक नॉर्मली आप एडल्ट में बिल्कुल अपसेंट होता है। बीटा चैन और एक्सेस इन द चिल्ड्रन बाय गामा चैन्स आर एक्सेस इज लीड डिफेक्टिव एथ्रोपोइसिस एंड हेमोलाइज द इन्फेंट्स बाय स्टेबलाइजेशन माइडाइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ये कुल मिला के थैलेसीमिया बीमारी एक जन्मजात होती है, जो कि ये इसमें आरबीसी का प्रोडक्शन टोटली क्लोज हो जाता है। इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा पेशेंट को रिकवर किया जाता है। अब सेकेंड टॉपिक पढ़ा बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया बी चैन लेस इन नंबर, मानी कि अल्फा में अल्फा चैन गैप था, इसमें बीटा चैन गैप था। दी absent abnormal with excess of alpha chain, the alpha chain participate causing defective erythropoiesis and hemolysis। टेस्टिंग टॉपिक है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। ये बहुत क्रिटिकल तो नहीं है, लेकिन इसको हम रिकवर आसानी से किया जा सकता है फूड मटेरियल के द्वारा। तो इसमें एनीमिया फूड डिफिशियंसी न्यूट्राइड सब्सिस्टेंस नेसेसरी, जो ज़रूरत असंतुलित भोजन के करने से ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। इसमें जितने भी विटामिन हैं, चाहे विटामिन सी हो, 12 हो, फॉलिक एसिड हो या B6, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पढ़ रहे हैं हम। आयरन डिफिशियंसी आयरन जो होती है कॉमन होता है, जो कि एनीमिया जो सबसे ज़्यादा फीमेल्स में ये प्रॉब्लम्स जाती है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। आजकल खान पान की वजह से तो आज हर किशोरियों में ये चीज़ देखा जाता है कि आयरन डिफिशियंसी होता है। डिफिशियंसी डिसीज होने का प्रमुख कारण है कि इंटेक्ट लॉस ऑफ आयरन एंड अनसफिशिएंट फूड मटेरियल विथ आयरन एंड लॉसेस ऑफ ब्लड। इस मेन इसका काम होता है माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इस कंडीशन में ज़्यादा उपस्थित होता है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि पुअर ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रॉम इंटेस्टाइन, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन होता है आँख के द्वारा वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। उस कंडीशन में आयरन डिफिशियंसी कंडीशन होता है। इंक्रीज डिमांड आयरन कंडीशन इन द बॉडी। प्रेगनेंसी की कंडीशन में हमें हाई डिमांड की ज़रूरत आयरन की पड़ती है, लेकिन उस कंडीशन हमें अगर प्रेगनेंट लेडी को कोई भी आयरन फूड मटेरियल या फिर कम देते हैं तो उस कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी बीमारी होता है। इसी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो पहले हमने पढ़ा था आयरन डेफिशिएंसी, अब दूसरा पढ़ा प्रोटीन डेफिशिएंसी। इस कंडीशन में क्या होता है माइक्रो, यानी कि से आरबीसी साइज बड़ा हो जाता है और कलर छोटा ही कम होता है, उस कारण माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। इस कंडीशन में प्रोटीन, खासकर प्रोटीन की बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है। इस कंडीशन में प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट पर नीसियस एनीमिया या फिर एडिशन डिसीज भी कहलाता है। इस डिसीज में विटामिन B12 लेवल की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में बॉडी ट्रॉफी हो जाता है, जो कि गैस्ट्रिक में कोशा बिकॉज इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत डिफिशिएंसी अंदर मैच्योरेशन फैक्टर कॉल्ड फॉलिक एसिड, यानी कि हमारे बॉडी में अदर फैक्टर फॉलिक एसिड या फेरिक एसिड हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है। इस कंडीशन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया
हो जाता है। इस कंडीशन में आरबीसी नॉट मैच्योर्ड, इस कंडीशन में आरबीसी सही से नहीं बन पाता है और डीएनए सिंथेसिस में बहुत डिफेक्टिव होता है, जो कि इस वजह से न्यूक्लियस रिमाइंड इमेच्योर हो जाए, न्यूक्लियस भी मैच्योर नहीं हो पाता है। तो ये आरबीसी मेगालोब्लास्टिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया का कंडीशन होता है। टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लास्टिक एनीमिया। इस कंडीशन में एनीमिया बोन रेड बोन मैरो काम करना बंद कर देता है। इस कंडीशन में ये प्लास्टिक एनीमिया होता है। इसमें आरबीसी की साइज एंड कलर सब नॉर्मल होते हैं, फिर भी हमें एनीमिया कंडीशन होती है। तो ये एक ही इसका रीजन होता है, क्योंकि हमारा गामा रेडिएशन के द्वारा या फिर क्यूनिन या हाई मात्रा में क्यूनिन के टेबलेट खाने या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उसकी एंटीबायोटिक खाने से हमें प्लास्टिक एनीमिया कंडीशन हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस भी ये प्रमुख वजह है। साथ में वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस में HIV वायरल मार्कर डिसीज की वजह से भी हमें ये बीमारी का सामना करना पड़ जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि एनीमिया की क्रोनिक डिसीज। एनीमिया क्रोनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस से होता है। जो दूसरा एक होता है कि हॉकिंग्स डिसीज के द्वारा एक क्रोनिक एनीमिया की डिसीज में होता है। एनीमिया के लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स। साइन, हम उसको एनीमिया को पहचानेंगे कैसे और इसके सिम्टम क्या हैं, आज उसके बारे में हम पैसे पढ़ रहे हैं। एक पाला जो होता है मेटाबॉलिज्म बेसल मेटाबॉलिक इंक्रीज सेबर एनीमिया, जो कि इंक्रीज के द्वारा होता है। दूसरा होता है स्प्लीन इनलार्ज, माने स्प्लीन मेगालोबैली यानी स्प्लीनोमेगैली, यानी कि स्प्लीन का बढ़ जाना। यदि हमारी स्प्लीन बढ़ जाती है, किसके द्वारा पता चलेगा? सोनोग्राफी के द्वारा पता चलेगा। इस कंडीशन में भी हमें एनीमिया बढ़ जाती के द्वारा पता चल जाता है। तीसरे होती है लीवर में भी सूजन हो जाता है जब उसकी साइज को बढ़ जाना। उस कंडीशन में हमें हेप्टोमेगैली इसको बोलते हैं, ठीक है। मैगैली मतलब बढ़ जाना। और तीसरा चीज़ होता है कि डाइजेशन सही से नहीं होना, ठीक है। तीसरी चीज़ है किडनी में भी डिस्ट्रीब्यूट एल्बुमिन यूरिया बढ़ जाना, एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाता है। इस कंडीशन में भी पता लग जाता है कि हमें एनीमिया की कहीं कहीं शिकायत है। तीसरी चीज़ होती है स्किन एंड म्यूकोस मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती है, स्किन येलोपन होता है या फिर हमें कलर बिल्कुल येलो हो जाता है। इस कंडीशन में हमें पता चल जाता है। तीसरी चीज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल्स में मैस्चुरेशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। ये जिनको जिस निश्चित टाइम पर पीरियड्स आने होते हैं तो उसे डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर बहुत कम मात्रा में पीरियड आने स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन एनीमिया कंडीशन होता है। जैसे कि कॉमनली 3 से 5 दिन या 7 दिन तक पीरियड के दिख चलते हैं, तो थोड़ा सा मात्रा में कम मात्रा में आए, लेकिन 1 या 2 दिन में हुआ तो फिर जितनी कम मात्रा में पीरियड्स आए उतनी उससे फीमेल को प्रॉब्लम्स हैं, एनीमिया कंडीशन ज़्यादा चांस हैं। 8वां पॉइंट पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा, इसमें भी हमारे हार्ट रेट या ब्लड पंपिंग के द्वारा ये हार्ट रेट डिस्टर्ब हो जाता है। हमें काफ़ी ज़्यादातर बीपी बढ़ा रहेगा। इस कंडीशन में ट्राइकार्डिया सब डिस्टर्ब रहेंगे। इस कंडीशन में एनीमिया कंडीशन ज़्यादा होगा। रिस्पिरेशन, हमें सांस लेने में भी हमें तकलीफें होंगी, साथ में हमें काफ़ी ज़्यादा है। उस कंडीशन में हमें एनीमिया के पूरे चांस होते हैं। और लास्ट एंड 10 है जो न्यूरो मस्कुलर सिस्टम, जो हमें सही से हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है। उस कंडीशन में हमारा जो कि हमें घबराहट होता है, चिड़चिड़ापन होता है, इस वजह से हमें एनीमिया की कंडीशन हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं लास्ट में कि इस पूरी कैलकुलेशन आपको देखना हो तो आपका कॉमन से एक छोटी सी टेस्ट होती है, CBC होती है, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। ये हर पैथोलॉजी में अवेलेबल होता है। ये 250 350 के बीच में ये रेट का चार्जेस। आप अगर आप लगता है कि आपको एनीमिया है तो ये जांच आप करा सकते हैं। अगर आप मुझे जानते हैं फेस टू फेस तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे पैथोलॉजी में भी जब ब्लड टेस्ट अवेलेबल है। अगर मैं आपको बता दूं, मेरा पैथोलॉजी का नाम है साई क्लिनिक एंड पैथोलॉजी सेंटर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और अगर आपको टेस्ट कराना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको संपर्क कर लूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।